BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं और इस कक्षा के अंतर्गत विषय है गणित। गणित विषय में हमारा आज का टॉपिक होगा संख्या रेखा। तो शिष्यवृत्ति परीक्षा के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले परीक्षा के स्वरूप को जान लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि आखिर यह परीक्षा और इसका जो प्रश्न पत्र होता है वह किस तरह से होता है। तो जैसा कि हमेशा बताया जाता है, शिष्यवृत्ति परीक्षाएं 2 पेपर होती हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर भाषा, प्रथम भाषा और गणित का होता है और दूसरा पेपर तृतीय भाषा और बुद्धिमत्ता का होता है। और हमारा जो यह वीडियो है वह पहले पेपर पर आधारित है। उसमें भी पहले प्रश्न पत्र में हम गणित विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले पेपर का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह से है। प्रथम भाषा और गणित मिलाकर पेपर 1 पहला पेपर होता है, जिसमें प्रश्न भाषा के लिए, प्रथम भाषा के लिए 25 और गणित के लिए 50 प्रश्न, कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं, 75 क्वेश्चंस। उसमें भी उनके जो अंक निर्धारित हैं वो इस तरह से हैं। हर प्रश्न के लिए 1 अंक। तो प्रथम भाषा 25 प्रश्न के लिए 50 अंक और गणित 50 प्रश्नों के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात कुल मिलाकर 150 अंकों का हर प्रश्न पत्र होता है, क्योंकि दोनों प्रश्न पत्र में 2 विभाग हैं। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हमारे पास समय होगा 90 मिनट, 1.5 घंटे। तो दोनों प्रश्न पत्र में समय समान होगा। दोनों प्रश्न पत्र में 2 विभाग हैं। पहले प्रश्न पत्र में भाषा और गणित है, तो दूसरे प्रश्न पत्र में अंग्रेजी और बुद्धिमत्ता है। प्रथम भाषा और तृतीय भाषा दोनों भाषा के लिए 25-25 प्रश्न होते हैं। बुद्धिमत्ता और गणित के लिए 50-50 प्रश्न होते हैं। तो स्वरूप लगभग एक जैसा ही है दोनों विभागों का। तो हम गणित की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा विषय जो है, ये वीडियो है, वो गणित विषय पर आधारित होगा। तो गणित में 50 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 2 अंक होंगे, तो कुल 100 अंकों का यह विभाग होगा। हर प्रश्न के लिए बच्चों 4 पर्याय होते ही हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से हमें 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन जैसा प्रश्न में निर्देश होगा चुनना होगा। तो 8वीं की जो ये शिष्यवृत्ति की परीक्षा का पेपर होता है, उसमें 20% प्रश्न के 2 हल होते हैं। 20% का हल अर्थ हुआ कि कुल मिलाकर 15 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं अधिकतम। गणित में 10 प्रश्न और भाषा में 5 प्रश्न, ऐसे कुल मिलाकर 15 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 हल होंगे और दोनों हल को चुनना होगा। और कैसे पता चलेगा? तो उसके सामने, प्रश्न के सामने वह लिखा गया होगा कि 2 पर्याय चुनिए।
तो दोनों पर्याय चुनना जरूरी है। एक पर्याय चुनने पर हमें अंक नहीं मिलेंगे। केवल किसके लिए ये बात हो रही है? केवल 20% प्रश्नों के लिए, जहाँ पर यह जरूरी है कि 2 पर्याय चुनना होगा। और चुनते समय कैसे चुनना है? तो निश्चित है कि जो भी उत्तर पत्रिका हमें मिली है उसमें जिस प्रश्न में 2 पर्याय सही होंगे, दोनों पर्यायों को चुनना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर इस तरह से यह प्रश्न क्रमांक और उत्तर का पर्याय होगा, उसके सामने 1 2 3 4 लिखे होते हैं, तो 1 से लेके 75 प्रश्न तक इसी तरह होंगे। यहाँ हमने केवल 8 ही लिखा है। सब में 4-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन अगर पहले प्रश्न में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे दोनों पर्याय को चुनना होगा और उसे हमें भरना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। एक पर्याय को चुनने पर उत्तर हमारा गलत होगा पूरी तरह से। दूसरे में मान लीजिए केवल चौथा पर्याय सही है, तो केवल एक ही चुनेंगे। उसके बाद 5वें प्रश्न में दूसरा और चौथा अगर सही है, तो दूसरे और चौथे को चुनेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 विकल्प चुनना है, ऐसा निर्देश है। 8वें प्रश्न में अगर कहा गया कि 2 विकल्प चुनिए और आपने चेक किया और आपको पता चला कि दूसरा और तीसरा सही है पर्याय, तो हम दूसरे और तीसरे को चुनेंगे। तो इस तरह से जहाँ 2 पर्याय चुनना होगा, दोनों को ही चुनना जरूरी है। और जब चुनने की बात आएगी तो काले अथवा नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे। अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए हमें अंक नहीं मिलेंगे। आपने लाल पेन से कर दिया, हरे पेन से कर दिया, यह गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं हमारे अपने घटक पर। शिष्यवृत्ति परीक्षा के लिए ये 8वीं कक्षा का गणित विषय का मार्गदर्शन है। हमारा टॉपिक 1.5 चलेगा। कि 1.5 का मतलब हमने शुरू किया है, ये हमारा पहले टॉपिक का संख्या ज्ञान पर आधारित 5वां उपघटक है। 1.5 संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या है? हमने गणित विषय में इसे देखा है। एक रेखा जिसके मध्य कहीं पर कोई एक बिंदु है, जिसको हम शून्य निर्देशांक से शुरुआत अगर करते हैं, तो उस शून्य निर्देशांक को आरंभ बिंदु मानेंगे, तो उसके लेफ्ट और उसके राइट में संख्या पर 2 भाग बन जाते हैं। दोनों तरफ समान अंतर पर बिंदु लेकर उसे अगर हम अंकों से निर्धारित करें कुछ इस तरह से, तो शून्य के को हम ओ निर्देशांक से हमेशा अक्सर दर्शाते हैं। उसके लिए बिंदु ओ लिखते हैं उसका नाम। बाकी बिंदुओं को भी हम नाम ABCD कोई भी कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, किसी भी बिंदु से उसे उसका नाम दे सकते हैं हम किसी भी अक्षर से। तो बिंदु का नाम और बिंदु का निर्देशांक दोनों संख्या रेखा पर दिखाई देती है। सामान्य तौर पर ऊपर बिंदु का नाम, नीचे उसके निर्देशांक होते हैं। और गौर से देखेंगे तो शून्य से राइट की ओर, दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं बढ़ते क्रम में, और ठीक शून्य के लेफ्ट में बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है घटते क्रम में। यानी लेफ्ट की संख्याएं हमेशा घटते क्रम में होती हैं, राइट की संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं। तो अर्थात राइट की संख्या हमेशा बड़ी होगी शून्य से, लेफ्ट की संख्या हमेशा छोटी होगी शून्य से। और 2 संख्याएं लेफ्ट और राइट की अगर हमें दिखाई दे रही हैं, तो दोनों संख्याओं में राइट की संख्या हमेशा, दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट वाले से। संख्या रेखा पर यह निश्चित होता है। तो शून्य का लेफ्ट साइड कौन सा है, शून्य का राइट साइड कौन सा है, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। शून्य बीच में माना जाता है। शून्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही नहीं है। तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है।
तो दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। शून्य हमेशा धनात्मक संख्या से बड़ी होती है। शून्य हमेशा ऋणात्मक संख्या शून्य हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, सॉरी, शून्य धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, लेकिन यही शून्य किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। और दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, इसे याद रखना है, सिंपल सी बात है। इसी को ध्यान में रख के हम संख्या रेखा पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ बिंदु, शून्य के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं, शून्य के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्याएं। शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। शून्य के राइट साइड की जितनी संख्याएं हैं वो शून्य से बड़ी ही होंगी। शून्य के लेफ्ट साइड में जितनी संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं वो शून्य से छोटी ही होंगी। तो यह एक संख्या रेखा है। अब उस पर कोई बिंदु दर्शाना है। मान लीजिए ये तो पूर्णांक संख्या है, हम आसानी से देख रहे हैं, कोई भी बिंदु निर्देशांक को देखकर दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, अपूर्णांक को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो मान लीजिए -3/2, 5/2 इनको दर्शाना है, तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हम कुछ निर्देश का पालन करेंगे। उसके हर को देखकर, बटे में 2 है, हर में 2 है, दूसरी संख्या के हर में भी 2 है। हर में जितनी संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, प्रत्येक जो पूर्णांक संख्याएं समान दूरी पर, उसको उतने भाग में बांटना होगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बटे 2 का मतलब होता है जो भी संख्याएं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रत्येक समान अंतर वाली संख्या के बीच को, अंतर को 2 भागों में बांटेंगे। 2 क्यों? क्योंकि बटे में 2 है। तो इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो हमने निशान लगा दिया। तो हर अंक देख रहे हैं, 0 से 1 2 भागों में बढ़ गया, 1 से 2 2 भागों में बढ़ गया, उसी तरह ऋणात्मक और 2 भागों में बढ़ गया। अब जो प्रत्येक बिंदु है वो बटे 2 ही होगा। जैसे 0 तो 0/2 हो गया। उसके बगल वाला पहला बिंदु वो 1/2 आधा आया, क्योंकि वो 1 का आधा है, बीच में समान दूरी पर है ना, तो 1/2। ऐसे ही उसके बगल वाला 2/2 मतलब 1, फिर 3/2, 4/2 का मतलब 2 हुआ, फिर 5/2, 6/2, फिर 7/2, 8/2, 9/2। इस तरह से ये बटा 2 ही हर बिंदु का निर्देशक हो जाएगा, क्योंकि हर पूर्णांक को हमने 2 भागों में बांटा है। लेफ्ट साइड की बात करें तो ऋणात्मक भी इसी तरह से होगा, -1/2, फिर -2/2, 2 से 2 कट गया तो -1, -3/2, -5/2, -7/2। अब हमें -3/2 दर्शाना है, तो आसानी से दर्शा पाएंगे कि ये तीसरा बिंदु 0 से जो होगा वो -3/2 होगा। तो 0 से लेफ्ट में तीसरा -3/2, लेफ्ट में क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है। अब 5/2 दर्शाना है तो 0 के राइट में पांचवा निर्देशांक, तो हम देखेंगे 0 के राइट में पांचवा निर्देशांक 5/2। तो जब भी परिमेय संख्याओं को दर्शाना है तो उसके हर को देखकर उसके इतने भाग करेंगे संख्या रेखा पर और फिर उसे दर्शाएंगे। और एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है, उस पर -13/4, -13/4, 9/4, -9/4 ये दर्शाना है। तो बटे 4 का मतलब हुआ कि समान अंतर पर जो भी पूर्णांक संख्याएं हैं क्रम से उनको 4 भागों में, समान भागों में बांट कर ही हम ये संख्याएं दर्शा पाएंगे। तो ये हमारी संख्या रेखा, उसको हमने 1 2 3 4 चौथा 4 भाग में बांट दिया। फिर पहला पूर्णांक आ गया, फिर 4 भागों में बांटा दूसरा, फिर 4 भागों में बांटा तीसरा। इस तरह से 4 समान भागों में बांटते हुए हम संख्या रेखा तैयार करेंगे। 2 3 4 इस तरह से ये पहला पूर्णांक, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बीच में
समान 4 भाग हैं। 4 भाग क्यों? क्योंकि बटे में 4 है। तो लेफ्ट में ऋणात्मक, राइट में धनात्मक। अब हमें 13/4 का मतलब हुआ 0 से 13वां बिंदु लेफ्ट साइड में जो होगा वो 13/4 होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट में, और यह 4, 4, 8, 4, 12 और एक 13वां जो बिंदु है वो ऋण 13/4 होगा। दूसरा है 9/4 धनात्मक ओर, मतलब 0 से राइट साइड 9वां बिंदु। तो 0 की राइट साइड में 9वां बिंदु पर हम जाएंगे, तो हमें 9/4 यह निर्देशांक लगाना होगा उस बिंदु पर। -9/4 है, मतलब 0 से लेफ्ट साइड में उतनी ही दूर जाएंगे जितना हम राइट गए थे। तो 9वां बिंदु वो हो गया -9/4। तो इस तरह से संख्या रेखा पर संख्याएं दर्शाना हमें आता है। हमने गणित की कक्षाओं में देखा है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर हमने अभी जाना, रिवाइज किया। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया। तो किसी भी बिंदु को नाम देकर निर्देशांक द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं, खोज सकते हैं। तो बोलते समय हम बिंदु ए द्वारा संख्या 1 दर्शाई गई है, इसका मतलब बिंदु ए का निर्देशांक 1 है। संख्या ऋण 4 जो है वो डी द्वारा दर्शाई गई है, डी बिंदु है वो। तो अलग अलग भाषा का प्रयोग भी करते हैं संख्याओं शब्दों को घुमा फिरा कर, लेकिन गणितीय भाषा में हम कहेंगे डी का निर्देशांक ऋण 4 है, ए का निर्देशांक 1 है। इस तरह से ये कहा जाता है। अब किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी या अंतर को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे? तो जो भी बिंदु, जिन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है उनके निर्देशांक का पता लगाएंगे और फिर बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाएंगे। अब बड़ा और छोटा क्या होता है? तो जो निर्देशांक 0 के राइट में होगा वह बड़ा होगा, जो निर्देशांक 0 के लेफ्ट में होगा वह छोटा होगा। तो दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी, बाईं ओर की संख्या हमेशा छोटी होती है। दो बिंदुओं के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए बड़े निर्देशांक में से छोटा घटाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर 0 के राइट में ही दोनों बिंदु हैं, जैसे ए और बी दोनों राइट में है, तो ए और बी को ध्यान से देखेंगे तो ए बी में ए जो है वो बी से लेफ्ट में है और बी जो है ए के राइट में है। तो जो राइट है यानी राइट वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। संख्या रेखा से देखकर हम सीधे यह पता लगा सकते हैं कि वह कौन सी दो बिंदु हैं और दो बिंदु में राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर बिंदु डी और ए का अंतर ज्ञात करना है। तो डी और ए में डी हमें लेफ्ट में दिख रहा है, ए राइट में दिख रहा है। तो ए का निर्देशांक बड़ा होगा, डी का निर्देशांक छोटा होगा। तो पहले डी का निर्देशांक पता करते हैं, तो सीधे संख्या रेखा को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो ऋण 4 दिख रहा है वहाँ पर, -4। तो डी का निर्देशांक -4 पता चल गया हमें। चलते हैं ए का निर्देशांक देखते हैं, और ए का निर्देशांक ध्यान से देखें तो 1 है, वो धन 1 है। तो वहाँ पर हमने 1 लिख लिया ए का निर्देशांक। अब ए राइट में है तो ए बड़ा है, ये हम मान के चलेंगे। तो -4 और 1 की तुलना करें तो 1 धनात्मक है और संख्या रेखा पर वो राइट साइड में भी है, तो वह बड़ा हुआ। तो अंतर ज्ञात करने के लिए बड़े में से छोटा मतलब 1 में से ऋण 4 को घटाएंगे। तो 1 माइनस -4 ये बन जाएगा 1 + 4, माइनस इंटू माइनस +4। तो 1 धन 4 हो गया कोष्टक तोड़ते ही। तो हो गया यह 5, अर्थात डी और ए के बीच की दूरी 5.5 इकाई यहाँ पर है।
ध्यान से देखेंगे तो डी से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये पांचवा निर्देशांक है। पूर्णांक में 5 अंतर है। तो अंतर कैसे पता चला? बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक हमने घटाया। अगर हम डी से चलें तो इस तरह से पांचवें पूर्णांक पर हमें यह ए बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं कुछ नमूना उदाहरण। शिष्यवृत्ति परीक्षा के अनुसार संख्या रेखा पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं? पहला नमूना प्रश्न उदाहरण, संख्या रेखा का निरीक्षण करो और उत्तर के लिए सही विकल्प चुनो। मतलब यहाँ हुआ कि संख्या रेखा दिया गया है आपके प्रश्न पत्र में, उसकी आकृति बनाई गई है, बिंदु निर्देशांक सब लिखे गए हैं, उसी को देखना है, निरीक्षण करना है। तो पहले चलिए देखते हैं संख्या रेखा को, कैसा हमें संख्या रेखा दिया गया है। तो ओ बिंदु है, राइट साइड में कुछ बिंदु, लेफ्ट साइड में कुछ बिंदु और उनके निर्देशांक भी दिए गए हैं। निर्देशांक को ध्यान से देखिए और सामान्य तौर पर उसके संक्षिप्त रूप को देखा जाता है, यानी वह काट के छोटा रूप हो सकता है तो वही रूप प्रश्नों में उपयोगी पड़ता है। जैसे कि ऋण 8/14 है। अब ज़ीरो को देखेंगे ओ, तो पहला बिंदु राइट में एल 3/21, लेफ्ट में डी -1/7, तो -1/7 ये संक्षिप्त रूप है। डी के राइट में ओ के राइट में एल, 3/21 को संक्षिप्त रूप करेंगे तो 3/21 कट जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 ही संक्षिप्त रूप है, यानी हर बिंदु 1/7 यानी 7वां भाग ही है। दूसरा बिंदु 2/7, तीसरा 3/7, इस तरह से होगा। प्रश्न है बिंदु Q से A की दूरी बताओ। तो सिंपल है, पहले Q और A का निर्देशांक खोजना होगा। ऑप्शन है उत्तर का दिया गया है, जो भी सही होगा उसे हमें चुनना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पर्याय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q का निर्देशांक तो 15/21 है। फिर A का निर्देशांक ऋण 8/14 है। A और Q में Q राइट साइड में है तो Q का निर्देशांक बड़ा होगा, यह ध्यान रखेंगे। तो Q का निर्देशांक हो गया 15/21, A का निर्देशांक हुआ ऋण 8/14। अंतर लेना है तो बड़ा छोटा हमने पहचान लिया, 15/21 बड़ा है, उसमें से छोटा निर्देशांक ऋण 8/14 घटाएंगे। घटाते समय दोनों माइनस में है, माइनस और माइनस 2 बार है, मतलब वह धन हो जाएगा। अब भिन्नों को जोड़ना है, आप जैसा चाहे वैसा जोड़े, रूप उसका संक्षिप्त आना चाहिए। तो देखते हैं हम, 15 और 21 3 से कट जाएगा, 3×5 15, 3×7 21, तो 5/7 यह हो गया। 8/14 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2×7 14, 4/7 हो गया। अर्थात हमें जोड़ना है 5/7 और 4/7 को। तो 5 और 4 ऊपर अंश है वह जुड़ेंगे, 7 हर समान है, सम हर भिन्न है, हर समान है तो हर वही 7 हो जाएगा और हल इसका हो गया 5 और 4 9/7। तो 9/7 हमें संक्षिप्त रूप मिला। अब चेक करते हैं उत्तर के पर्याय को। तो हमें दिखाई देता है कि जो पहला पर्याय है वह है 9/7। तो पहला पर्याय चुनेंगे हम उत्तर पत्रिका में, आंसर शीट में, और उसे चुनकर भर देंगे। तो ये पहला नमूना उदाहरण हमने देखा। इसी तरह देखते हैं दूसरा उदाहरण। संख्या रेखा वही है, उसी दूसरा प्रश्न है कि बिंदुओं की जोड़ी बताओ। कैसी जोड़ी? जिनके निर्देशांक विपरीत संख्याएं। विपरीत संख्या का मतलब संख्या वही है, उसके चिन्ह अलग है। हमने विपरीत संख्या देखा था गुणात्मक प्रतिलोम में, योगात्मक प्रतिलोम अर्थात विपरीत संख्याएं, संख्या समान लेकिन चिन्ह अलग, यानी एक धन है तो दूसरा ऋण होगा।
ऑप्शन में से बताना है जिसकी निर्देशांक विपरीत हैं। जो दिया गया ऑप्शन है, ए और एन के निर्देशांक क्या विपरीत हैं, बी और एन के निर्देशांक विपरीत हैं, सी और एल के निर्देशांक विपरीत हैं, या क्यू और ए के निर्देशांक विपरीत हैं। सही उत्तर प्राप्त होने पर हमें सही ऑप्शन पर्याय चुनना है। तो केवल निरीक्षण करना है, ए और एन पहले चेक करेंगे। ए और एन, तो ए का निर्देशांक संख्या रेखा पर दिया है, एन का भी निर्देशांक दिया है। एन तो संक्षिप्त रूप में ही है। ए है ऋण 8/14। संक्षिप्त रूप क्या होगा इसका, 2 से भाग देंगे तो 4/7, ऋण 4/7, और एन का है 3/7। तो ये विपरीत तो हुआ ही नहीं। चलते हैं बी और एन, दूसरा ऑप्शन बी की ओर। बी का निर्देशांक दिया ही नहीं गया है तो कैसे चुनेंगे। ध्यान से देखो, डी का निर्देशांक ऋण 1/7, सी का निर्देशांक ऋण 2/7, तो तीसरा बिंदु है ये बी, तो ऋण 3/7 इसका निर्देशांक होगा, और एन का 3/7 दिया गया है। दोनों समान दिख रहे हैं, शून्य से समान दूरी पर हैं, लेकिन विपरीत हैं, इसलिए विपरीत संख्या की जोड़ी यहाँ हुई निर्देशांक की बी और एन। तो यह जोड़ी ऐसी है जिसके निर्देशांक विपरीत हैं, -3/7 और 3/7। बाकी सी और एल को देखेंगे तो वो शून्य से समान दूरी पर नहीं है, तो विपरीत हो ही नहीं सकते। क्यू और ए की बात करें तो भी उनके निर्देशांक अलग हैं, इसलिए बी और एन जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वही सही है, क्योंकि उनके निर्देशांक विपरीत संख्याएं हैं। तो दूसरा पर्याय चुनेंगे। अगला उदाहरण तीसरा है, सही क्रम संबंध पहचानो। उसी संख्या रेखा में सही क्रम संबंध पहचानो, मतलब, और ऊपर से लिखा गया है 2 सही विकल्प चुनिए, मतलब 2 उत्तर, इसमें 2 ऑप्शन चुनना है। क्रम संबंध का मतलब क्या होता है कि जो जोड़ी दी गई है उनमें छोटा बड़ा या बराबर का समानता का चिन्ह होगा, तो पहचानना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ऋण 8/14 बड़ा है 0 से, दूसरा है ऋण 8/14 छोटा है 0 से, तीसरा 3/7 छोटा है 3/21 से, या 3/7 बड़ा है ऋण 8/14 से। तो ये कैसे बड़ा छोटा पहचानेंगे। सिंपल, वो निर्देशांक देखो, वो शून्य की दोनों में राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, और आर एल यानी राइट और लेफ्ट की बात करते हैं हम, और उसमें से जो सही विकल्प होंगे वही देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है ऋण 8/14 बड़ा है 0 से। इन दोनों में जहाँ से देखेंगे ऋण 8/14 लेफ्ट में है, 0 राइट में है, तो राइट की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो यहाँ पर तो उल्टा है। दूसरे में देखेंगे ऋण 2/7 ऋणात्मक संख्या है, तो वैसे भी वह 0 से छोटी होनी चाहिए। लेफ्ट में है, राइट में है, तो लेफ्ट वाली छोटी होनी चाहिए, तो ये सही है। ऋण 2/7 0 से छोटा है, ये दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया। चलते हैं तीसरे में, 3/7 3/21, संख्या रेखा पर 3/7 3/21, 3/7 राइट में है n, तो 3/7 बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा दिख रहा है, तो ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो राइट का बड़ा होना चाहिए, गलत हुआ। मैं यहाँ आर एल का मतलब बिंदु आर एल की बात नहीं हो रही बच्चों, हम राइट और लेफ्ट की बात के लिए यह चेक कर रहे हैं। 3/7 राइट में है, ऋण 8/14 लेफ्ट में है, और राइट की संख्या बड़ी है, 3/7 बड़ा है, निशान दिख रहा है चौथे में, तो चौथा उत्तर भी सही है। तो 2 उत्तर कौन से सही मिले हमें, दूसरा और चौथा। ये पर्याय सही दिया गया है क्रम संबंध। तो हम उत्तर लिखते समय ध्यान देंगे, दूसरे और चौथे पर्याय को चुनेंगे। दूसरे को भी अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों चुनना जरूरी है। दूसरा और चौथा दोनों पर्याय सही हुआ।
अब चलिए देखते हैं चौथा उदाहरण, जो कि व्यवहारिक उदाहरण होगा, संख्या रेखा पर आधारित ही है। मतलब संख्या रेखा नहीं होगी, हमें उसे सोचना है, समझना है और बनाना है। मज़ेदार प्रश्न है, लंबी कूद, लॉन्ग जंप कूद की प्रतियोगिता में कूद कूद कर जाना है आगे, तो खरगोश और कछुआ एक निश्चित स्थान से सीधी रेखा में कूदते हैं। यानी एक बार कूद के जहाँ जाएंगे, फिर कूद के आगे जाएंगे, फिर कूदते हैं। कछुए की एक कूद जो है वो 3 इकाई के बराबर है। यानी उस पे जो निशान बने हैं लाइन पर, 3 निशान के बराबर यहाँ खरगोश की एक कूद होनी चाहिए। उदाहरण में गलत हो गया ये। तो खरगोश जो है वो कछुए एक कूद जो है वो 3 इकाई के बराबर लगाता है। खरगोश ने शुरुआत किया, दाहिनी ओर 3 कूद लगाया, फिर वो बाईं ओर 2 कूद लगाया। पहले वो दाहिनी ओर कूद लगाता है, फिर वो बाईं ओर कूद लगाता है, और कछुए ने दाहिनी ओर 5 कूद लगाया। तो अब हम देख लें कि सही विकल्प क्या होगा। कछुआ खरगोश से आगे होगा उस समय, या खरगोश कछुआ से आगे होगा, या कछुआ खरगोश एक साथ हो जाएंगे कूद लगाने के बाद, या कछुआ खरगोश से 5 इकाई आगे है। जो भी सही विकल्प होगा हमें यहाँ पर चुनना है। तो पहले हम देखते हैं, उस प्रतियोगिता का एक आकृति बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्या है, यह निशान लगाया गया है, शुरुआत करनी है, दोनों एक साथ करेंगे। इसमें कूद कूद के आगे जाना है, किसने कितना कूद लगाया। तो सबसे पहले खरगोश ने क्या किया, हमने यहाँ निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4 लिख देंगे। इतनी इकाई समान अंतर पे हमने डाल दिया है। अब कूद लगाने पर क्या होगा, खरगोश क्या करता है, राइट साइड में दाहिनी ओर 3 कूद लगाता है, और उसका एक कूद किसके बराबर है, 3 इकाई के बराबर है। यानी पहले ही जंप में वो 3 पे जाएगा, फिर वो 6 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, है ना। तो खरगोश 3 कूद लगाता है राइट साइड में पहले। तो पहला कूद 3 इकाई पर, दूसरा कूद फिर 3 इकाई आगे बढ़ गया, तीसरा कूद फिर 3 इकाई बढ़ गया, 3 कूद लगाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, खरगोश ने बाईं ओर वो कूदने के लिए मुड़ गया, और उसने 2 कूद लगाया, 2 जंप किया उसने। तो फिर वो कूद के आया 3 अंक पीछे, और फिर आया 3 अंक पीछे, और पहुंच गया 3 इकाई पर। अब कछुए की बारी, और कछुए ने क्या किया, सीधे राइट साइड में दाहिनी ओर उसने 5 कूद लगाया। तो वह 1 2 3 4 5, प्रश्न के हिसाब से इसने 5 कूद लगाया। अब देखना है दोनों कहाँ हैं। तो इस रेस में हम देख रहे हैं खरगोश ने बहुत ज़्यादा कूद भी लगाया, तो भी वो वास्तव में पहुंचा कहाँ पर है, 3 पर, और कछुआ 5 पर पहुंच गया है। अर्थात कछुआ जो है वो खरगोश से आगे है, क्योंकि जो कूद है वो राइट साइड की तरफ ही जाना था। गलत, रॉन्ग टर्न ले लिया खरगोश ने। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा सही होगा, कछुआ जो है वो खरगोश से आगे है, पहला ऑप्शन। बहुत अच्छा, तो हम उत्तर में पहले को चुनेंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या है ये, ध्यान से देखेंगे। ये वृक्षारोपण की बात हो रही है, पेड़ पौधे लगाना है। तो एक निशान बनाया गया जमीन पर, रेखा, सीधी रेखा में,
और उसी निशान से लेफ़्ट और राइट में पौधे लगाने हैं। तो सफ़ेद निशान लगा दिया गया। सीधी रेखा में आम और नीम के पौधे लगाने हैं, ध्यान देंगे आम और नीम। कैसे लगाया गया, किस क्रम में, ध्यान से देखेंगे। जो सफ़ेद निशान है उस चिन्ह के दोनों ओर समान पेड़ लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, पहले एक आम का पौधा लगेगा निशान से, पहले क्रमांक पे आम का पौधा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद समान दूरी पर 2 आम और 1 नीम, यानी 3-3 पौधे लगाने हैं। तो पहला तो आम का पौधा लगेगा ही, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे क्रमांक पे 2 आम और 1 नीम का पौधा लगेगा। तो इस प्रकार दोनों ओर पौधे लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे, 20 इकाई यानी 20 निशान समान दूरी पे बनाए गए थे, वहाँ पर पौधे लगाए गए। तो 20 निशान राइट में, 20 निशान लेफ्ट में, 40 पौधे लगाए गए, ये ध्यान रखेंगे। तो अब आम और नीम के कुल कितने पौधे लगाएंगे, ये जोड़ी बतानी है। आम और नीम, आम और नीम, आम कितने, नीम के कितने। तो 12 28 का मतलब 12 आम 28 नीम, या 28 आम 12 नीम। पहले आम का ही नंबर है। 14 आम 26 नीम, या 26 आम 14 नीम के पौधे लगाए गए। 40 तो दोनों ही सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन से कितने हैं यह चुनना है। तो पहले हमें वह डायग्राम समझना होगा कि पौधे लगाए कैसे गए हैं, किस क्रम में, उसको ध्यान से देखते हैं। दोनों ओर 20-20 पौधे लगाएंगे। तो हम दोनों ओर नहीं देखेंगे, हम केवल एक ओर का निरीक्षण करते हैं। जैसा एक ओर होगा वैसा ही दूसरी ओर भी होगा। तो ये सीधी रेखा बना दी गई, एक सफ़ेद निशान लगाया गया। हम केवल राइट साइड की बात करते हैं पहले। राइट साइड में 20 निशान, वैसे ही लेफ्ट में भी 20 निशान लगा दिए गए। एक एक इकाई दूरी पर यह 20 निशान है। पौधे लगाना शुरू किया गया। सफ़ेद निशान से सबसे पहले एक आम का पौधा लगाया गया, बराबर। उसके बाद 2 आम 1 नीम, यानी 3-3 का सेट बनाया गया। 2 आम 1 नीम, फिर 2 आम 1 नीम, फिर 2 आम 1 नीम, इसी क्रम में पौधे लगाए गए। और अंत में देखते हैं तो एक ही स्थान बचा, तो आम का ही क्रम आएगा कि पहले 2 आम फिर 1 नीम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट साइड में हमने पौधे लगा दिए, और निरीक्षण करने पे पता चल रहा है कि 6 पौधे नीम के लगे राइट साइड में, एक और सफ़ेद निशान के, और बचे हुए 14 जो निशान है वो आम के हैं। 20 में से 6 नीम लगा, 14 आम के पौधे लगाए गए। कुल मिलाकर सफ़ेद निशान के एक ओर 14 आम 6 नीम, तो दूसरी ओर भी ठीक इसी तरह से 14 आम 6 नीम लगाए गए। मतलब कुल कितने लगाए गए, तो हम देख रहे हैं 12 नीम हुआ, 28 आम हुआ, यानी 28 12। तो हमारे लिए ऑप्शन हुआ 28 आम 12 नीम 28 12, दूसरा ऑप्शन। तो अब चूँकि हमने हल खोज लिया, पता लगा लिया, तो आंसर शीट में हमें दूसरे पर्याय को चुनना है। तो हमने चुन लिया दूसरा पर्याय। तो इस तरह यह संख्या रेखा का व्यवहारिक उदाहरण हमने देखा। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा गणित विषय का, उसका घटक है दूसरे में पहला उपघटक विभाज्यता पर आधारित होगा। तो ये चैनल जब भी देखेंगे बच्चों, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक ही बार करना है बटन दबा के, ताकि जब भी वीडियो ये अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा।
तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।